अंदाज हूबहू तेरी आवाज़ पाका था, गली में निकल के देखा तो झोंका हवा का था। इसको कहते हैं धोखा हो गया। हमने समझा कि आप तशरीफ ला रहे हैं, हम बाहर निकले मगर हमने देखा कि नहीं भैया हवा चल रही थी। अब शायरों को तो ऐसे मासूमाना धोखे मिल जाते थे, लेकिन आजकल जो है वो टेक्नोलॉजिकल धोखे हो रहे हैं। आज के लोगों को आती हैं फ़ोन कॉल्स, आज के लोगों को आते हैं मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं कि जो कि आपको किसी न किसी तरीके से ट्रैप करती हैं और उससे हो जाता है आपका माली नुकसान। मुझे लैंडलाइन पे हमारे घर पे कॉल आती है और वो कहते क्या है, we would like to have the address of your Dubai's apartment please। तो आपने खरीदा होगा ना? नहीं लिया ना। मैंने उससे पूछा, मैंने उससे फिर पूछा कि भाई ये जिसका भी है, तो उसने मुझे नाम शाम बताया, नाम तो था खैर उसका। मैंने फिर नाम पता लगाया तो पता लगा कि स्कैम है, ये भी वहाँ से भी चल रहे हैं। लेकिन ये है तरह के स्कैम कि मैं खुश जरा हो गई थी, क्योंकि अगर उस खातून ने मुझसे उसकी कोई नेम प्लेट बाहर लगाने के लिए नाम पूछ ही लिया था और एड्रेस कॉल भी कर रही थी, तो फिर तो मेरी मलकियत में आता है वो टेक्निकली। एक रिपोर्ट देखते हैं और उसमें जानते हैं कि हो क्या रहा है। क्या आपको मालूम है कि चंद मिनटों में आपकी ही मदद से आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन जिस वक्त तक आपको पता चलेगा उस वक्त तक चिड़िया खेत चुग चुकी होगी। अब फ्रॉडियों ने लोगों को लूटने का नया तरीका निकाल लिया। आपको घर बैठे कंगला करने वालों का नया तरीका वारदात सामने आ गया। साइबर क्राइम करने वाले मुजरिम बैंक्स के यूनिवर्सल नंबर से मिलते जुलते नंबर्स इस गोरख धंधे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले फ़ोन पर बैंक्स के यूएन नंबर से मिलते जुलते नंबर से सारिफ को कॉल आती है। फ़ोन अटेंड ना करने पर बार बार कॉल की जाती है। फिर नहायत चालाकी और होशियारी से ये धोखेबाज सारिफ से उसकी ज़ाती मालूमात पूछने की कोशिश करते हैं, जिनमें शनाख्ती कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी शामिल हैं। बैंकिंग के नंबर से जो कॉल आती है किसी भी बैंक के हेल्पलाइन से, तो वो जो कॉल्स होती हैं वो एक्चुअली बैंक की कॉल्स नहीं होती। दीज आर द मास्किंग कॉल्स, दीज आर द क्रिमिनल कॉल्स, यू कैन से इट इन दी क्रिमिनल लैंग्वेज। तो वो मास्किंग कॉल्स जो होती हैं वो एग्जैक्टली जो बैंक का हेल्पलाइन नंबर होता है उसी नंबर के तरह का वो एक नंबर जनरेट करते हैं। इसी तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ईज़िली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं आपके गैजेट में। वो सॉफ्टवेयर आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को वो मास्क कर देगा जिस भी डिज़ायर्ड डिजिट्स में आपको नंबर अपना रखना है। कोई भी बैंक हो, आपको उसका नंबर पता होगा कि ये उनका यूएन नंबर है, तो आपने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उस नंबर को जनरेट करके आप कॉल कर सकते हैं। इन फ्रॉडियों का शिकार होने वाले बाज़ अफराद ने हम न्यूज़ को बताया कि फ्रॉडियों के पास पहले से उनके शनाख्ती कार्ड नंबर्स और एटीएम के 16 डिजिट्स में से शुरू के 12 हिंसे से मौजूद थे। कॉल करते वक्त सारिफ के ऑनलाइन अकाउंट तक रसाई की कोशिश की जाती है और इसी दौरान अदायगी करने के लिए सारिफ को उसका ओटीपी कोड भी आ जाता है और फ्रॉडिये उसे बताने के लिए जोर डालते हैं। सारिफ जैसे ही वो कोड बताता है उसका अकाउंट यौमिया दी गई लिमिट के मुताबिक खाली हो जाता है। इन फ्रॉडियों की जाने से मालूमात ना देने की सूरत में सारिफ का बैंक अकाउंट बंद करने का कहा जाता है। धोखेबाज सारिफ को डराते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से मालूमात मांगी जा रही हैं ताकि मालूमात अपडेट हों। बैंक्स और एफआईए के साइबर क्राइम यूनिट ने सार्फिन को खबरदार किया है कि फेक कॉल्स के नंबर्स पर प्लस का साइन होता है या एक नंबर मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये शातिर मुजरिम मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए हूबहू बैंक्स के नंबर से भी कॉल कर सकते हैं। सारिफ को खबरदार किया जाता है कि ऐसी झूठी कॉल्स पर अगर कॉल बैक की जाए तो जवाब मिलता है कि आपका मिलाया हुआ नंबर दुरुस्त नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, ये देखें ये मामलात होते हैं। अच्छा, अब इस पर आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई मामला हुआ है तो आप फ़ोन कॉल करके हमें बता सकते हैं कि आपके साथ किस तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई। मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ भी हुआ ये कभी? जी, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। आई थिंक एवरीबॉडी जी बिकम्स अ विक्टिम ऑफ दैट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। हाँ, सबके पास इस तरह के मैसेजेस आते तो हैं और अलग अलग तरीक़ों के मैसेजेस आते हैं। कोई वो मुख्तलिफ गेम शोज़ में इनविटेशन के बहाने ले रहा होता है कि जी आपका ये गेम शो में सिलेक्शन हो गया है, फिर जब उन्हें कॉल करें तो वो कहते हैं आप 5,000 रुपये फ़ीस जमा करा दें। अच्छा, या आपके लाखों रुपए निकल आए हैं, वो बाइक निकल आई है, गाड़ी निकल आई है, आप इस नंबर पे कॉल करें तो आपका सारा बैलेंस चला जाता है, वो भी होता है। बिल्कुल, इसमें मामला क्या है? आई थिंक एनीथिंग विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू। जैसे आपने जिक्र किया, आप शिफा जिक्र कर रही थी कि दुबई में एक अपार्टमेंट है,
तो that is too good to be true. I don't know, that's probably true, but I wish it has to, मतलब it does come true at some point of time, लेकिन this is all, ये सब social engineering कहलाती है. Social engineering is कि आपने किसी को बहला फुसला के उनसे उनकी personal details किसी तरीके से हासिल की हैं, and then you use them for उनके fraudulent activities के लिए. तो ये phishing attacks कहते हैं ना, cyber security terms में phishing is, ये वो F वाला phishing नहीं है जिसमें हम PH वाला है, बिल्कुल. This is PH phishing. तो phishing is form of a social engineering, जिसमें let's say मैं आपको email भेजूंगा और email जो है वो हबीब बैंक या किसी भी बड़े बैंक या HSBC या डोइचे बैंक के नाम से आ रही होगी, तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये ऑथेंटिक डोमेन से आ रही है. अच्छा, लेकिन वो ईमेल एड्रेस वो नहीं होगा. ईमेल एड्रेस नहीं होगा, एग्जैक्टली. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू क्लिक ऑन दैट एंड सी कि ईमेल एड्रेस वाकई वेरीफाइबल या क्रेडिबल है या नहीं. फिर ये कि ईमेल के कंटेंट्स आप देखें, बैंक्स नॉर्मली ये कहते हैं कि हम आपसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग करेंगे. सो बॉटम लाइन इज कि आप अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक को मत दें. दो सिनारियोज होते हैं. अच्छा. एक आपकी अपनी हाउसकीपिंग है जिसमें आपके यूज़र नेम्स हैं, पासवर्ड्स हैं, OTPs की एक्सेस है. आपको बाकायदगी से अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए डिजिटल बैंकिंग का. आपको अब बैंक के साथ जो आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है, मेक श्योर कि वो आप ही का फ़ोन नंबर है, ये ना हो कि वो OTP मैसेजेस किसी और के पास जा रहे हैं. तो ये दिस इज़ द हाउस कीपिंग दैट यू कैन डू. फिर दूसरी साइड पे बैंक की तरफ से जो फिशिंग अटैक्स, बैंक की तरफ से नहीं, फ्रॉडस्टर्स की तरफ से जो फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं, उन्हें कैसे फेंस करना है. तो उसमें ये है कि जिस तरह अभी एक आपने वीडियो चलाई थी, एंड देयर वाज अ साइबर क्राइम एक्सपर्ट, ही वाज एब्सोल्युटली राइट. इफ यू गेट अ कॉल फ्रॉम समवन, डू नॉट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. लेकिन अब लोगों को क्या ये चीज़ समझ में आती है, क्योंकि आगे से वो इतने प्रोफेशनली बोल भी रहे होते हैं, वो आवाज़ भी उस तरह से बना के, और आपसे मुखातिब भी वैसे ही हो रहे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़लाँ बैंक से बात कर रही हूँ आपका यहाँ पे. अच्छा, और वो डिटेल्स भी दो चार दे देते हैं, तो आपको यकीन आ जाता है, या सादे लोगों को तो यकीन आ ही जाता है कि हाँ भाई ये मेरी ही बात कर रहा है, तो वो फिर शेयर कर लेते हैं डिटेल्स उनसे. बिल्कुल, इसमें झिझकना नहीं चाहिए. अगर कोई आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आप चैलेंज करें. आप कहें जी बताएं आप कौन से बैंक से हैं, आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, आपको मेरा डिटेल्स या कहाँ से पता चली. मैं आपको कॉल बैक करता हूँ बैंक के नंबर पे, अपने नंबर से. कॉल बैक करता हूँ, तो आप खुद कॉल बैक कीजिए बजाय इसके कि आप कॉल रिसीव कर रहे हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो चीज़ उससे मिटिगेट हो जाती है. कॉल बैक वाला आइडिया तो बिल्कुल. या फिर ये कि बैंक जाकर मैं करवा लूंगा ये, क्योंकि वो लोग धमकी दे रहे होते हैं कि आपका बैंक अकाउंट हम ब्लॉक कर देंगे, अगर आपने ये नहीं किया फ्रीज हो जाएगा, तो फ्रीज हो जाएगा बैंक अकाउंट आपका. जी नहीं, बिल्कुल ऐसे ये इन धमकियों में घबराना नहीं चाहिए. और आई थिंक आप इस शो के थ्रू मैसेज शुड बी कि आप अपनी हाउस कीपिंग सबसे पहले करें. बड़े कम लोग हैं पाकिस्तान में जो डिजिटल बैंकिंग यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं पासवर्ड्स अपने बाकायदगी से चेंज करें. किसी ईमेल का रिप्लाई मत करें. और ये तो बैंकिंग वाले मामला हैं. इसके अलावा हम कार्ड्स पर भी आते हैं, वो कॉल्स भी ले लेंगे हम पहले. मोहम्मद अहमद साहब हैं इस्लामाबाद से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी जनाब, आपके साथ किस तरह का कोई मामला हुआ? साहब, ये तो कुछ ऐसी सूरत बन गई है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसिस्ट करते हैं कि जनाब हम मैंने चैलेंज किया, यकीन जानिए बहुत बेहतर तरीके से चैलेंज किया. मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को. उसने कहा जी मैंने कहा आप किस बैंक से बोल रहे हैं? जी मैं MCB. मैं क्या MCB कौन से, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं MCB पेशावर से बात कर रहा हूँ. मैंने कहा मेरा तो अकाउंट किसी MCB पेशावर ब्रांच में नहीं है. आप मोहतरमा किधर से मुझे पेशावर की इन्विटेशन दे रहे हैं? फिर एक कॉल, दूसरे दिन एक और साहब आए, उन्होंने कहा जी मैं इंसिस्ट करने पे कहा मैं नेशनल बैंक में के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ. मैंने कहा ये तो कराची का नंबर होना चाहिए था, नेशनल बैंक हेड ऑफिस का, तो आपने कहा किया. आप यकीन कीजिए इसके तरीके बताइए जी, इनसे बचा कैसे जाए. जो चंद हैं तरीके, नोन तरीके, वो तो हर कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो नए नए तरीकों से वारदात करते हैं उसका क्या आप ये. लेकिन चोर जो है वो तो नए नए तरीके निकालेगा, लेकिन जो शख्स अपने आप को बचाना चाहता है उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी मालूमात किसी को नहीं देनी, चाहे वो आपको कुछ भी कह दे. क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा ना अकाउंट. तो आप चले जाएंगे बैंक में जाकर खुलवा लेंगे. लेकिन देना नहीं है आपने. और बेहतरीन आइडिया उसका ये भी है कि आप कॉल बैक करें. आप कहें मेरे पास नंबर है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, आप फोन बंद करें और आप दोबारा कॉल कर लें बैंक को खुद ही. उस नंबर पे ना करें जहाँ से फोन आई थी जो आप. लेकिन मास्ट होते हैं नंबर ना. बैंक के अलावा वो और नंबर देता है कि जी वहाँ करें. मैंने कहा जी तौबा, तुम
बहरहाल हर तरह से करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह महफूज रखे। बिल्कुल, आमीन। बहुत शुक्रिया। मदिया भी हमारे साथ इस्लामाबाद से गालिबन। अस्सलाम वालेकुम मदिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? ठीक है, हम ठीक है, आप बताएं। फ्रॉड कभी हुआ आपके साथ? हुआ है ना, ये रिसेंटली हुआ है, अभी 15 डेज ही हुए हैं। अच्छा। तो हालांकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी समझ है सब कुछ, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा मुझे फोर्स किया, इतना ज्यादा फोर्स किया ना कि मेरे भी सारे पैसे ही चले गए ना। मैं तो इतनी परेशान हुई हूँ। अब बताएं कहा क्या था उन्होंने? नहीं, कहा क्या था उन्होंने और आपने क्या किया फिर? उन्होंने मुझे कॉल किया, बकायदा मेरा आईडी कार्ड नंबर, मेरी मदर का नेम और सारा कुछ मुझे बताया। एक्चुअली यूजर नेम तक इनको पता था। अच्छा, तो आपसे वो क्या मांग रहे थे? हम यानी कि दिसंबर आ रहा है तो हम लोग ना रिशेड्यूल कर रहे हैं ना बैंक अकाउंट को, तो आप फौरन मुझे अपना वो अभी आपको आएगा पासवर्ड, मुझे बता दीजिएगा। बस यही गड़बड़ हुई। तो वो और आपके अकाउंट में कितने पैसे थे? कि सारे पैसे मेरे चले गए। कितने पैसे थे आपके अकाउंट में? मेरे अकाउंट में थे 1.5 लाख था, तो वो सारा का सारा ही चला गया। बैंक को रिपोर्ट किया इन्होंने? जी, बैंक से फिर आपने कांटेक्ट किया? गई हूँ, उधर एप्लीकेशन दी है। अच्छा, सब कुछ किया है, लेकिन पहले तो उन्होंने कहा है कि चले देखते हैं, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। फिर आप कह रहे हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दी मेरी एप्लीकेशन। आप बैंकिंग मोहतसिब के पास जाएं। हाँ, बैंकिंग मोहतसिब जो है वो भी इस तरह के मामलात को देखते हैं और वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे पास इंफॉर्मेशन रावलपिंडी से। हाँ, रावलपिंडी से है जी, उनके भी। सुहेब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, फरमाइए। मुझे उमर साहब से पहले तो ये कंफर्मेशन लेनी है कि मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताइए कि जिससे आवाम भी और सब जो है वो इस फ्रॉड से बच सकें। यही हम दे रहे हैं। ठीक है, सही है, थैंक यू सर। जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि सबसे पहले आपने किसी भी रिस्क से बचना है तो आपको अपनी चार दीवारी को मजबूत करना पड़ेगा। उसमें जैसे मैंने जिक्र किया कि आपके यूजर नेम पासवर्ड्स किसी के साथ शेयर मत करिए, ये कॉमन सेंस की बात है। जैसे इन्होंने खातून ने कही कि बहुत फोर्स किया, सब कुछ बता दिया उन्होंने मेरा। तो बैंक की तरफ से उनके पास मौजूद था जो कॉल कर रहा था। उनके पास कभी भी कंप्लीट डेटा मौजूद नहीं होगा। उनके पास कोई ना कोई मिसिंग डेटा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इन साहिबा से ओटीपी मांगा है। तो अगेन कॉमन सेंस कि आपने कोई डेटा बैंक को नहीं देना है अनलेस जो उनके लेजिटिमेट वेज हैं, विच इज़ ईदर गोइंग थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, उनकी ऐप के थ्रू, या विजिटिंग द ब्रांच इन पर्सन। इसके अलावा बॉटम लाइन है इसके कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत करें उनके साथ। सिंपल। और कार्ड्स वाली जो अगर हम बात करें कि कार्ड्स हम यूज करते हैं, डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। क्रेडिट में तो ये होता है कि एक लिमिट होती है, डेबिट में कुछ लोगों की लिमिट 2 लाख 3 लाख तक भी चली जाती है। तो वो आपने एक दफा टच किया और वो आपकी मशीन्स उन्होंने ऐसी रखी होती हैं कि वो आप एक दफा अपना कार्ड उस पर स्वाइप करते हैं तो वो सारा डेटा जो है वो रख लेता है अपने पास, या उनके साथ छोटे छोटे उन्होंने कोई डिवाइसेस लगाए होते हैं। अब ये क्या तरीका है? और क्योंकि इस पे भी हमने एक बच्ची को अपने प्रोग्राम में लिया था और उससे किसी उसके कार्ड से किसी ने 85,000 की मुर्गियां खरीद ली थी। कार्ड्स ऑनलाइन यूज़ करते हुए सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिन वेबसाइट्स पे आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनके साथ एक ताले का निशान बना हुआ है। अच्छा। इसका मतलब यह है कि वो वेबसाइट्स इनक्रिप्टेड हैं, ऊपर यूआरएल पे बना हुआ है, यूआरएल के साथ एक लॉक का निशान बना होता है। दूसरा ये कि उन डोमेन्स या उन वेबसाइट्स पे कार्ड इस्तेमाल करें जो कि वेल नोन है, ऑथेंटिक हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज़ ये कि मेक श्योर कि आपका जो बैंक है वो आपको ट्रांजैक्शन के बाद OTP ज़रूर भेजता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए भी। नॉर्मली होता है आपने कार्ड नंबर एंटर किया, पे नाउ का बटन प्रेस किया तो वो आपको एक और पेज पे लेके जाएगा जहाँ से वो आपसे एक मैसेज मांगेगा। वो मैसेज आपके फ़ोन पे आएगा, आप वो मैसेज मैनुअली एंटर करेंगे और तब ट्रांजैक्शन का डबल वेरिफिकेशन। जी एग्जैक्टली। अच्छा। तो और अगर दुकानों पे यूज़ करें कार्ड्स वगैरह? दुकानों पे भी अगेन कोई ऐसी डिवाइस जो कि आपको सस्पिशियस लगे उस वहाँ पे इस्तेमाल करें कार्ड इस्तेमाल करने से। पिन कोड भी मांगते हैं, जैसे हम क्रेडिट कार्ड चार्ज कराने जाते हैं तो वो पिन कोड, उससे जो है वो कुछ सिक्योरिटी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हमने पिन कोड डालना होता है तब जाके वो। जी जी हाँ, कुछ जगहों पे मांगते हैं कुछ पिन। जी, आजकल वो कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स आ गए हैं। कॉन्टैक्टलेस में आपको पिन कोड की जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ टैप किया है। लेकिन कॉन्टैक्टलेस की भी एक लिमिट है कि आप सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन उस पर नहीं कर सकते। और वो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है, यही फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल। बस बुनियादी रूल यही, अपना डेटा किसी को मत दो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कुछ भी कह दें, चाहे आपका सारा डेटा उनके पास मौजूद है, लेकिन OTP कोड
अच्छा, मुझे तो गालियां भी दी उन्होंने जब मैंने उनसे सवाल काउंटर क्वेश्चंस किए, तो उनको समझ आ गई कि ये तो समझ गई है। उसने मुझे जो उठा के गालियां दी, फिर दूसरी तरफ से मैंने भी जरा थोड़ी चढ़ाई की और फिर कॉल जो है वो कट गई। तो ये हुआ सिलसिला। आप थोड़ा सा उनको थोड़ा सा तंग करने की कोशिश करें ना, 5-7 सवाल पूछें, दे लूज देयर पेशेंस, और वो फिर अग्रेसिव हो जाते हैं। अगले कस्टमर पे जाऊं, मैं यहाँ पे टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, ये है जी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी होती है। अच्छा, कॉलर पहले हम ले लेते हैं, नौकरियों के हवाले से भी मैं बात करती हूँ आपसे। मोहम्मद परवेज साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरे साथ भी रिसेंटली फ्रॉड हुआ है। मेरे पास एक कॉल आई व्हाट्सएप के ऊपर, और वो नंबर था इंटरनेशनल, क्योंकि मेरी भी कुछ फैमिली अमेरिका में है, तो उसने रेफरेंस भी वहीं का दिया है, और कुछ ऐसे बंदे का नाम लिया जिनको मैं भी जानता था। तो कहते हैं जी आप ऐसा करें, अपना चेक नंबर दें, आपके अकाउंट में ना पैसे आएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो आपको नहीं जानता। फिर उसने मुझे ऐसा नाम दिया जिनको मैं जानता था। तो मैं वो बस एकदम चेकबुक के नंबर दे ही रहा था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा आपने व्हाट्सएप पे क्यों कॉल करी है, आप मुझे पाकिस्तानी नंबर पे कॉल करें। फिर मैंने उसको ना वीडियो कॉल पे बात करी, तो वो वीडियो पे नहीं आया, तो मुझे शक हो गया। फिर मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया। फिर थोड़ी सी अगर जो है वो आपने जैसे दिखाए ना, अकल इस्तेमाल किया आपने और जबरदस्त काम किया। सब लोग भाई खुदा का वास्ता है थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें, लालच में ना आए, किसी भी लालच में ना आए, चाहे वो आपको कितना बड़ा लालच दे रहे हो कि आपका ये इनाम निकल आया है, आपका जो है वो इस प्रोग्राम में जाने का लकी ड्रॉ निकल आया है, या हम आपको पैसे भेज रहे हैं, या आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। या तो लालच या डराना, ये दो ही हथियार होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है उनके पास, आप इनसे बचें। बिल्कुल। अच्छा, रिसेंटली एक और चीज़ भी हुई थी, वो ये हुई थी कि हमारे यहाँ जो जॉब्स अप्लाई करने की वेबसाइट्स हैं, उस पर लोग जॉब्स अप्लाई करते हैं, और कुछ कंपनीज होती हैं जो नोन होती हैं, कुछ के बारे में छोटी कंपनीज हैं, उस तरह से नहीं पता सबको। अब वो लोग इंटरव्यू के लिए आपके कैंडिडेट को बुलाते हैं और वहाँ पे वो बंदे को अगवा कर लेते हैं। अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है कि हम जिधर जॉब अप्लाई कर रहे हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट है, ऑथेंटिक इदारा है जहाँ पर मैं जाऊँगा, और दूर दूर से बुलाते हैं, कहीं पंजाब के किसी शहर में, मुल्तान में वो बुला लेते थे और वहाँ पर फिर बंदा गायब कर देते थे। जी, इस तरह के बड़े डेंजरस आने आते हैं। पहली बात है कि FIA को रिपोर्ट करना चाहिए इस तरह के जो भी इवेंट्स हैं, और दूसरा अगेन आप सिर्फ उन जॉब साइट्स पे अप्लाई करें जो क्रेडिबल हैं। एक और चीज़ जो हमारे मुल्क में लैक कर रही है वो है, जैसे यूरोप ने किया, GDPR के नाम से एक रेगुलेशन बनाया, जर्नल डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन, विच मीन्स कि किसी भी कस्टमर की, किसी भी इंसान की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कोई भी इदारा होल्ड नहीं कर सकता, और इस पर यूरोप में कंपनीज़ को मिलियंस ऑफ पाउंड्स और यूरोज़ का फ़ाइन हुआ है। पाकिस्तान में भी किसी ऐसे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है कि आप जब किसी वेबसाइट के ऊपर अपनी अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल जॉब साइट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कंपनी है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस डेटा का इस्तेमाल करे यूज़र की कंसेंट के साथ, और अगर उसका इस्तेमाल नहीं करना तो उसे डिलीट कर दे। तो ये अगेन हमारी जो IT मिनिस्ट्री है उसे भी इस पर ध्यान देना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हमने FIA ने एक साइबर क्राइम पेका के नाम से एक सेल बनाया हुआ है जिसका मकसद ही इस तरह के सानहात को रोकना है, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू उमर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपके हाथ में है, अपनी बचत आप खुद कर सकते हैं, अपने फायरवॉल्स और अपने घरों को मजबूत करें।